नमस्कार। इतिहास में ना कुछ फैसले सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं खींचते, बल्कि वो लोगों के दिलों और आने वाले कल पर भी एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। साल 1905 में बंगाल का बंटवारा एक ऐसा ही फैसला था। एक ऐसा फैसला जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। आइए समझते हैं कि यह सब कैसे हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर बंगाल का बंटवारा हुआ क्यों? क्या ये सच में, जैसा कि अंग्रेजों ने दावा किया था, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस थी? मतलब एक बहुत बड़ा सूबा है, उसको संभालने में दिक्कत आ रही है इसलिए बांट दो? या फिर इस पर्दे के पीछे बांटो और राज करो का कोई बहुत गहरा पॉलिटिकल गेम छिपा हुआ था? चलिए आज इसी ऐतिहासिक गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक शख्स जिसके दिमाग की उपज थी ये पूरी की पूरी योजना। नाम था लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वाइसरॉय रहे। देखिए, कर्जन ने अपने टाइम में कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। लेकिन बंगाल का बंटवारा वो उनका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाला कदम साबित हुआ। तो अंग्रेजों ने दुनिया के सामने कारण क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। उनका कहना था कि भाई बंगाल इतना बड़ा प्रांत है कि उसे एक साथ चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा हम यहाँ साफ साफ देख रहे हैं, असली कारण कुछ और ही था। असल मकसद था बंगाल को कमजोर करना, जो उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का नर्व सेंटर बन चुका था। मतलब जहां से आजादी की लड़ाई की सारी नसें जुड़ी थी। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी और साफ थी, डिवाइड एंड रूल। तो ये प्लान था क्या? जुलाई 1905 में इसका ऐलान हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया। बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया। एक पश्चिमी बंगाल, जहां हिंदू मेजॉरिटी में थे, और दूसरा पूर्वी बंगाल और असम, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। और यही सबसे क्रूशल पॉइंट है। ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि इसे जानबूझकर धार्मिक आधार पर किया गया था, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो पॉलिटिकल यूनिटी बढ़ रही थी उसे तोड़ा जा सके। लेकिन अंग्रेजों की ये चाल, ये तो उल्टी पड़ गई। बंटवारे की इस चिंगारी ने एक ऐसी आग जलाई जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। और यहीं से जन्म हुआ भारत के पहले बड़े मास मूवमेंट का, जिसे हम जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के नाम से। स्वदेशी आंदोलन का जो मूल मंत्र था वो था आत्मनिर्भरता। इसके दो मेन पिलर्स थे। पहला स्वदेशी, यानी अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करो, और दूसरा विदेशी सामानों का बहिष्कार, यानी बॉयकॉट। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और वहीं से इसकी फॉर्मल घोषणा कर दी गई। ये आंदोलन सिर्फ कोई इकोनॉमिक बॉयकॉट नहीं था, ये एक कल्चरल और पॉलिटिकल लड़ाई भी बन गया था। एक तरफ अवनींद्रनाथ टैगोर की बनाई भारत माता की पेंटिंग जैसे कल्चरल सिंबल्स ने लोगों में एक नेशनल चेतना जगाई, तो दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक जैसे करिश्माई नेताओं ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे त्योहारों का इस्तेमाल करके आम जनता को इस आंदोलन से जोड़ लिया। लोगों ने अपनी एकता दिखाने के लिए बड़े ही अनोखे और पावरफुल तरीके अपनाए। उन्होंने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी, ये दिखाने के लिए कि उन्हें कोई बांट नहीं सकता। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान वो अमर गीत लिखा, अमार सोनार बंगला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। लोग सड़कों पर वंदे मातरम गाते थे और ये इतना पॉपुलर हो गया कि सरकार को इस पर बैन लगाना पड़ा और विदेशी कपड़ों और सामानों की तो सरेआम होली जलाई जाने लगी। एक तरफ तो बंगाल के लोग और पूरा देश एक हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ देश की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अंदर ही एक गहरी दरार पैदा हो रही थी। कांग्रेस दो ग्रुप्स में बट गई थी, नरम दल यानी मॉडरेट्स और गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट्स। नरम दल के जो नेता थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, वो याचिकाओं और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे। मतलब वो चिट्ठियां लिखकर और बैठकें करके अपनी बात मनवाना चाहते थे। वहीं जो गरम दल के नेता थे, जैसे लाल बालपाल की मशहूर तिकड़ी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, वो जन आंदोलन, बहिष्कार और हड़ताल में यकीन रखते थे। वो सड़कों पर उतरकर सीधा संघर्ष करना चाहते थे। ये जो विचारों का टकराव था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। 1905 में बनारस सेशन में इस बात पर बहस हुई कि बॉयकॉट मूवमेंट को पूरे देश में फैलाया जाए या नहीं।
1906 में कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी ने अपनी सीनियरिटी का इस्तेमाल करके किसी तरह बंटवारा होने से रोक लिया और पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया। लेकिन 1907 में सूरत सेशन में प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इस बात को लेकर विवाद इतना बड़ा कि कांग्रेस फॉर्मली 2 हिस्सों में टूट गई। गरम दल को पार्टी से निकाल दिया गया। इसी को इतिहास में सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। सूरत की ये जो फूट थी वो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की एक बहुत बड़ी जीत थी। इस बार उन्होंने किसी प्रांत को नहीं बल्कि खुद राष्ट्रवादियों को ही एक दूसरे से बांट दिया था और इससे आज़ादी की लड़ाई कई साल पीछे चली गई। स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस की इस फूट के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में कई बड़े और परमानेंट बदलाव आए। नई पॉलिटिकल पार्टीज बनी और अंग्रेजों को भी राष्ट्रवादियों के बढ़ते दबाव के कारण अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। आइए इस चेन ऑफ इवेंट्स को समझते हैं। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ। इसके जवाब में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1906 में अंग्रेजों के ही प्रोत्साहन पर ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए जिसने कम्युनल पॉलिटिक्स को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया और आखिरकार 1911 में जबरदस्त विरोध के चलते इस बंटवारे को रद्द करना पड़ा। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इसका मतलब ये था कि कुछ सीटों पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो सकते थे और उन्हें वोट भी सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही दे सकते थे। ये मुस्लिम लीग की एक बहुत बड़ी मांग थी जिसे अंग्रेजों ने मान लिया और इसी कदम ने भारत में ऑफिशियल तौर पर सांप्रदायिक राजनीति की नींव रखी। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन के जबरदस्त और लगातार विरोध की वजह से 1911 में अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा। वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज फिफ्थ के राज्याभिषेक के मौके पर बंगाल के बंटवारे को रद्द करने की घोषणा की। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट है। इसी के साथ भारत की राजधानी को राष्ट्रवाद के गढ़ कलकत्ता से हटाकर दिल्ली शिफ्ट करने का भी ऐलान किया गया, जो 1912 में जाकर पूरा हुआ। भले ही बंगाल का बंटवारा रद्द हो गया था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से जो ऊर्जा निकली थी और गरम दल के नेताओं पर जो दमन हुआ, उसने कई युवाओं को निराश कर दिया था। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता छोड़ दिया और एक नए, ज्यादा क्रांतिकारी रास्ते को जन्म दिया। अब विरोध प्रदर्शन सशस्त्र संघर्ष में बदलने लगे थे। इस दौर में भारत और विदेशों में कई क्रांतिकारी संगठन सामने आए। बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे संगठन बने। महाराष्ट्र में वीडी सावरकर की अभिनव भारत सोसाइटी एक्टिव हुई और ये आग सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, ये भारत के बाहर भी फैले जब अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। अलीपुर बमकांड और कुमाघटामारू जैसी घटनाओं ने ये दिखा दिया कि राष्ट्रवाद अब एक नया और ज्यादा आक्रामक रूप ले चुका था। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, 1911 में बंगाल का बंटवारा तो रद्द हो गया, लेकिन बांटो और राज करो की उस नीति से जो सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे, क्या वे कभी खत्म हुए या फिर उन्हीं की कड़वी फसल हमें 36 साल बाद 1947 में भारत के बंटवारे के रूप में काटनी पड़ी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है।